हेलो फ्रेंड्स, ईसीजी फॉर बिगनर सीरीज का ये 10th एपिसोड है और इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सिर्फ 10 स्टेप्स में आप ईसीजी को देखते ही पता कर लोगे कि ईसीजी आपके पेशेंट के बारे में क्या बताना चाह रहा है। फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। इस वीडियो और आने वाली वीडियोस को मैंने इस तरह से डिजाइन किया है कि जब भी कोई ईसीजी के बारे में हम स्टडी करेंगे तो आपको उस ईसीजी के स्टेप्स नीचे हाईलाइट होते हुए जाएंगे। साथ ही एक पर्टिकुलर ईसीजी के बारे में ही बताएगा। आज के एपिसोड में हम नॉर्मल ईसीजी पढ़ेंगे। और थर्डली, अगर आपको किसी भी पॉइंट पे डाउट होता है या आपको उसके बारे में और नॉलेज चाहिए, और जैसे कि पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, टी वेव के बारे में मैं हाइपरलिंक यहाँ पे शेयर करते हुए जाऊंगा। आप मेरे इस करंट वीडियो को पॉज करके वहां पे जाके उसे विजिट कर सकते हैं और वापस इस वीडियो में आ सकते हैं और अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके सामने मैं नॉर्मल ईसीजी का ट्रेसिंग लगाने जा रहा हूं। ये किसी पेशेंट का नहीं, मेरे ही बहुत अच्छे फ्रेंड का है। तो स्टेप वन में हमें देखना है पेशेंट आइडेंटिफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ईसीजी। इन आइडेंटिफिकेशन में आते हैं पेशेंट नेम, एज, सेक्स और हॉस्पिटल आईडी अगर है तो। और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ईसीजी में आता है द स्पीड ऑफ ईसीजी पेपर, जो कि यूजुअली 25 मिलीमीटर पर सेकेंड होता है। ये मार्किंग आपको ईसीजी पेपर के नीचे मिल जाएगी। और वर्टिकली 10 मिलीमीटर पर मिलीवोल्ट। सेकेंड स्टेप हो गया रेट, मतलब हार्ट रेट कितना है पेशेंट का। हार्ट रेट देखने के लिए आपको लीड 2 देखना है। इसको जल्दी जानने के लिए आपको बस 2 आरआर इंटरवल को देखना है और उसके बीच में देखना है कि लार्ज स्क्वायर कितना है। 2 आरआर इंटरवल के बीच में लार्ज स्क्वायर 3 to 5 है, तो इसका मतलब आपके पेशेंट का हार्ट रेट नॉर्मल है। एक्यूरेटली जानने के लिए आप 1500 से स्मॉल स्क्वायर डिवाइड कर सकते हैं या 300 से नंबर ऑफ लार्ज स्क्वायर डिवाइड कर सकते हैं। इसके बारे में अगर आपको और जानना है तो यहाँ पे एक हाइपरलिंक किया हुआ है। दिए गए ईसीजी में नंबर ऑफ लार्ज स्क्वायर बिटवीन 2 आरआर इंटरवल जस्ट 3 के ऊपर है, तो इसका मतलब हमारे पेशेंट का हार्ट रेट विद इन नॉर्मल रेंज है। अब आते हैं स्टेप 3 में। स्टेप 3 में आपको देखना है रिदम पेशेंट का साइनस भी हो सकता है और नॉन साइनस भी हो सकता है। साइनस माने वो रिदम जो एट्रिया के ऐसे नोड से जनरेट होके एवी नोड से होते हुए वेंट्रिकल में स्प्रेड कर रहा है। आपको ईसीजी के ट्रेसिंग में पी वेव के बाद पीआर इंटरवल, हर पी वेव के साथ एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बाद क्यूटी और टी वेव मिलेगा। अगर पूरे ईसीजी में आपको पी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इस रिलेशन में मिल रहा है तो इसका मतलब ये एक साइनस वेव है। साइनस वेव आइदर रेगुलर भी हो सकता है या इरेगुलर भी हो सकता है। अगर साइनस वेव रेगुलर है तो ये एक नॉर्मल फाइंडिंग है। साइनस वेव इरेगुलर यूजुअली बच्चों में मिलता है, जिसको साइनस एरिथमिया भी बोलते हैं। नॉन साइनस वेव वो हो गया कि जो हार्ट रेट है वो ऐसे नोड जो कि एट्रियम है वहां से ओरिजिनेट नहीं हो रहा हो। ऐसे कंडीशन में आपको नॉर्मल पी वेव नहीं मिलेगा। हो सकता है आपके ईसीजी में डायरेक्ट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ही आ रहे हो, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बाद टी वेव आ रहे हो, या क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में ही पी वेव घुस गया हो, उसमें कोई पीआर इंटरवल हो ही ना। ऐसे वेव को आप नॉन साइनस वेव बोलेंगे। फ्रेंड्स, हार्ट रेट की तरह ही रिदम देखने के लिए आपको लीड 2 देखना है। अब आ जाते हैं स्टेप 4 में। स्टेप 4 में आप देखेंगे एक्सिस ऑफ द ईसीजी। एक्सिस ऑफ द ईसीजी देखने के लिए आपको लीड 1, लीड 2 और एवीएफ देखना है, यानी कि आपको लिम्ब लीड्स पे ही ध्यान देने हैं। एक्सिस ऑफ द ईसीजी के लिए मैंने एक बहुत ही बढ़िया और एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाया था, जिसका लिंक मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो इस लिंक में जाके आप उस पेज को विजिट कर लो। एक्सिस से हमें पता चलेगा पेशेंट के ईसीजी का एक्सिस नॉर्मल है, लेफ्ट एक्सिस है या राइट एक्सिस है। दिए गए ईसीजी में लीड 1, लीड 2 और एवीएफ तीनों में आर वेव इज मोर देन एस वेव, तो ये एक नॉर्मल एक्सिस है। फ्रेंड्स, ये तो नॉर्मल एक्सिस हो गया। अगर आपको लेफ्ट एक्सिस मिल रहा है तो आपको सोचना है कि पेशेंट को कहीं क्रोनिक हाइपरटेंशन तो नहीं है, जिसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो गया हो, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो गया हो, या माइट्रल रिगर्जिटेशन है या एओर्टिक रिगर्जिटेशन है,
एटसेट्रा। किसी का ईसीजी राइट एक्सिस डेविएशन दिखा रहा है तो उसके रीज़न हो सकते हैं कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो पेशेंट को राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉपी हो, या क्रोनिक सीओपीडी का पेशेंट हो। आने वाले एबनॉर्मल ईसीजीज में मैं इसके बारे में और आपको बताते हुए जाऊंगा। तो फ्रेंड्स, रेट, रिदम और एक्सिस के बाद यहां से हम देखेंगे इंडिविजुअल वेव को। तो स्टेप 5 में आता है पी वेव। पी वेव को भी आप देखेंगे लीड 2 में। आपको देखना है कि पी वेव की हाइट 2.5 mm से ज्यादा ना हो और पी वेव का जो हॉरिजॉन्टल स्प्रेड है वो 3 mm से ज्यादा ना हो। ये दिए गए ईसीजी में जो पी वेव का डायमेंशन है वो विद इन नॉर्मल लिमिट है। कई कंडीशंस ऐसे होते हैं कि पी वेव नॉर्मल शेप के अलावा फ्लैट हो सकता है, बाइफिड हो सकता है, कैमल हार्म शेप का हो सकता है या एब्सेंट हो सकता है। इसके बारे में अगर आपको और जानना है तो पी वेव के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। तो पी वेव से जब हम आगे बढ़ेंगे ईसीजी की ट्रेसिंग में तो आता है पी आर इंटरवल। तो फ्रेंड्स, स्टेप 6 है पी आर इंटरवल। पी आर इंटरवल यूजुअली कांस्टेंट होता है, लेकिन कई कंडीशन में पी आर इंटरवल भी वेरिएबल हो सकता है। मतलब डिफरेंट ईसीजी के ट्रेसिंग में पी आर इंटरवल बढ़ सकता है। नॉर्मली पी आर इंटरवल बिटवीन 120 to 200 मिलीसेकेंड होता है। कभी इससे कम और कभी इससे ज़्यादा भी हो सकता है। मगर किसी कंडीशन में अगर आपको पी आर इंटरवल 220 मिलीसेकेंड से भी ज़्यादा मिल रहा है तो इसका मतलब पेशेंट को ग्रेड 1 हार्ट ब्लॉक है। अगर आपको ईसीजी देखते ही पता करना है कि पी आर इंटरवल कितना है तो लीड 2 उठाइए और उसमें देखिए जो स्मॉल स्क्वायर है वो कितने हैं। अगर वो स्मॉल स्क्वायर बिटवीन 3 to 5 है तो इसका मतलब आपके पेशेंट का पी आर इंटरवल नॉर्मल है। पी आर इंटरवल के बाद जो वेव आता है वो होता है QRS कॉम्प्लेक्स। तो फ्रेंड्स, स्टेप 7 हो गया QRS कॉम्प्लेक्स। QRS कॉम्प्लेक्स को आपको अगर देखते ही पहचानना है कि ये इसका रेंज विद इन नॉर्मल लिमिट है तो आप ये देखिए कि QRS कॉम्प्लेक्स मतलब कि फर्स्ट डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन जो ईसीजी में आ रहा है वहां से लेके एस वेव के कॉम्प्लीशन तक कितने स्मॉल स्क्वायर हैं। अगर ये लेस देन 120 मिलीसेकेंड है, मतलब लेस देन 3 स्मॉल स्क्वायर है, का मतलब कि QRS इंटरवल प्रोलॉन्ग नहीं है, ये विद इन नॉर्मल रेंज है। हमारे इस ईसीजी ट्रेसिंग में QRS कॉम्प्लेक्स लेस देन 3 स्मॉल स्क्वायर है। जो QRS कॉम्प्लेक्स है वे विद इन नॉर्मल रेंज है। इसमें Q वेव, R वेव और S वेव भी दिख रहा है। QRS कॉम्प्लेक्स भी अलग अलग शेप में हो सकते हैं। कभी आपको सिर्फ R और S वेव दिख सकता है, कभी सिर्फ Q और S वेव दिख सकता है, कभी आपको तीनों दिख रहा है, कभी सिर्फ एक दिख रहा है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, आप उसको विजिट कर सकते हैं। प्रोलॉन्ग QRS कॉम्प्लेक्स आपको लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, हाइपरकैलेमिया, सोडियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट्स और वेंट्रिकुलर पेसिंग में भी मिल सकता है। QRS कॉम्प्लेक्स के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ईसीजी ट्रेसिंग आती है वो होती है ST सेगमेंट। तो फ्रेंड्स, स्टेप 8 में हम देखेंगे ST सेगमेंट। फ्रेंड, ST सेगमेंट को आप किसी एक लीड में देख के उसकी वैल्यू नहीं कर सकते हैं। ईसीजी में अगर आपको ST सेगमेंट की सिग्निफिकेंस देखनी है तो आपको मल्टीपल लीड्स में देखना होता है। ST सेगमेंट किसी पेशेंट में एलिवेट भी हो सकता है और किसी पेशेंट में डिप्रेस भी हो सकता है। ST सेगमेंट अगर एलिवेट है तो कौन कौन से कंडीशन में आपको ST सेगमेंट एलिवेट होता है ये सोचना है, और ST सेगमेंट अगर डिप्रेस है तो पेशेंट को क्या क्या रीज़न है कि ST सेगमेंट डिप्रेस है वो देखना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ST सेगमेंट एलिवेटेड MI के बारे में बता देता हूँ। अगर आपको ST सेगमेंट एलिवेशन सिर्फ V1 और V2 में मिल रहा है इसका मतलब पेशेंट को सेप्टल MI है। अगर V3 V4 में मिल रहा है तो इसका मतलब उसको एंटीरियर MI है। अगर V1 V2 V3 V4 चारों में ST सेगमेंट एलिवेशन मिल रहा है तो इसका मतलब पेशेंट को एंटेरोसेप्टल MI है। और लेटरली जाएंगे, अगर पेशेंट को सिर्फ लीड 1 और AVL में मिल रहा है या V5 V6 में मिल रहा है तो इसका मतलब उसको लेटरल MI है। ST सेगमेंट एलिवेशन अगर आपको लीड 2, लीड 3 और AVF में मिल रहा है इसका मतलब उसको इंफीरियर वॉल MI है। पोस्टीरियर वॉल को जानने के लिए आपको देखना है V1। अगर V1 में आपको R वेव प्रोमिनेंट और ST सेगमेंट डिप्रेस मिलता है तो इसका मतलब पोस्टीरियर वॉल MI। ST सेगमेंट के बाद आता है QT इंटरवल। QT इंटरवल शुरू होता है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द Q वेव
टू द एंड ऑफ टी वेव। इसको अगर आपको जल्दी से जानना है कि QT इंटरवल कितना है तो आप देखिए कि नंबर ऑफ लार्ज स्क्वायर कितना है। अगर नंबर ऑफ लार्ज स्क्वायर 2 है या 2 से कम है, विद इन 2 के अंदर QT इंटरवल आ गया है तो मतलब पेशेंट का QT इंटरवल विद इन नॉर्मल लिमिट्स है। फीमेल्स में अगर QT इंटरवल मोर देन 460 है, मेल्स में अगर 450 है तो ये पॉइंट ऑफ कंसर्न हो सकता है, तो QT इंटरवल को इग्नोर ना करें। QT इंटरवल आपको देखना है अगेन लीड 2 में, V1 में और V5 में। दिए गए ECG में QT इंटरवल विद इन नॉर्मल रेंज है। एग्जैक्ट फिगर जानने के लिए आपको स्मॉल स्क्वायर काउंट करने पड़ेंगे। स्मॉल QT इंटरवल आपको मिल सकता है अगर QT इंटरवल लेस देन 350 मिलीसेकेंड है। फ्रेंड्स, प्रोलॉन्ग QT इंटरवल आपको मिल सकता है सारे हाइपो कंडीशन में, जैसे कि हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीशियमिया, हाइपोथर्मिया, MI एटसेट्रा। तो फ्रेंड्स, QT इंटरवल के बाद नेक्स्ट आता है टी वेव। तो 10th स्टेप में हम देखेंगे टी वेव के बारे में। टी वेव का जो ड्यूरेशन है वो लिम्ब लीड्स में लेस देन 5 mm और चेस्ट लीड में लेस देन 15 mm होता है। हमारे इस ECG ट्रेसिंग में टी वेव का ड्यूरेशन लेस देन 15 mm है। फ्रेंड्स, टी वेव भी अलग अलग शेप में आते हैं, जैसे कि पीक टी वेव, हाइपर एक्यूट टी वेव, बाईफेजिक टी वेव या एब्सेंट टी वेव। टी वेव के ऊपर भी मैंने एक बहुत ही सुंदर वीडियो बनाया है, मैंने उसका लिंक यहाँ पे शेयर कर दिया है, आप उसको जाके देख सकते हैं। हमने ECG को स्टेप बाय स्टेप 1 to 10 तक देख लिया है और इसको डिकोड कर लिया है। अब टाइम आ गया है कि हमें इस ECG की फाइंडिंग को दूसरे तक कन्वे कैसे करना है। कन्वे करने के लिए जो लैंग्वेज आप यूज कर सकते हैं, आइदर आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं या इसको आप ऐसे बोल सकते हैं। फॉर योर रेफरेंस ओनली हम इसको पढ़ेंगे ऐसे। दिस इज ए 12 lead ECG ऑफ स्टैंडर्ड साइज एंड स्पीड ऑफ मिस्टर और मिसेस एक्स, showing a heart rate of 90 beats per minute, which is in sinus rhythm and in normal axis. The P wave is normal and the PR interval is within normal limit. The QRS complex is less than 120 millisecond without any ST abnormality. The QT interval is less than 400 millisecond and the T wave appears to be normal in all the leads. Hence, this is a नॉर्मल ECG ट्रेसिंग ऑफ द पेशेंट। इस एपिसोड में हमने देखा कि नॉर्मल ECG कैसा होता है। आने वाले एपिसोड्स में मैं आपको दिखाऊंगा कि ECG इन एन MI कंडीशन कैसा होता है, एट्रियल फिब्रिलेशन में ECG कैसा होता है, हार्ट ब्लॉक्स में या डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटीज़ में ECG कैसा होता है। फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, नॉर्मल ECG ट्रेसिंग में बस इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस लाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे चैनल में। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।